क्लास 10th चैप्टर 14 सोर्सेस ऑफ एनर्जी पार्ट 1 में आपको करवा चुका हूँ। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस पार्ट नंबर 2, जहाँ पर हम देखेंगे अल्टरनेट और नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। जिसने मेरा पार्ट फर्स्ट नहीं देखा हो जाके देख सकते हैं, ठीक है। और अभी भी इस चैनल पर नए हो तो उसको सब्सक्राइब करो, जिससे आने वाले सारे वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। क्या होता है अल्टरनेट और नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी? विथ टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस आवर डिमांड फॉर एनर्जी इंक्रीजेज डे बाई डे। मतलब जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है, हमारी जो एनर्जी की डिमांड है वो धीरे धीरे इंक्रीज होती जा रही है। आवर लाइफ स्टाइल आर ऑल्सो चेंजिंग, वी यूज़ मशीन्स टू डू मोर एंड मोर ऑफ आवर टास्क। मतलब हमारे सारे काम जो है ज़्यादातर मशीनों से ही करते हैं। आवर बेसिक रिक्वायरमेंट्स आर ऑल्सो इंक्रीजिंग, हमारी बेसिक चीज़ें जो हैं रिक्वायरमेंट जो है वो भी बदलती जा रही हैं। एज इंडस्ट्रियलाइजेशन इम्प्रूव आवर लिविंग स्टैंडर्ड, क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन से मतलब बहुत सारी फैक्ट्रीज डलने से हमारे लाइफ स्टाइल में थोड़ा सा फ़र्क आया है। ये एक्टिविटी को आप थोड़ा सा रीड कर लेना बच्चों। एज आवर डिमांड ऑफ फॉर एनर्जी इंक्रीजेस वी नीड टू लुक फॉर मोर एंड मोर सोर्सेस ऑफ एनर्जी। मतलब क्योंकि हमारी एनर्जी की डिमांड बढ़ती जा रही है तो हमको अलग अलग सोर्सेस के बारे में सोचना पड़ेगा। वी कुड डेवलप द टेक्नोलॉजी, हम क्या कर सकते हैं, टेक्नोलॉजी डेवलप कर सकते हैं टू द यूज़ ऑफ अवेलेबल और नॉन सोर्सेज ऑफ एनर्जी मोर इफिशियंटली एंड ऑल्सो लुक टू न्यू सोर्स ऑफ एनर्जी। तो हम नए सोर्सेज के बारे में भी देखना चाहिए और देखते हैं। एनी न्यू सोर्स ऑफ एनर्जी विल सीक टू एक्सप्लॉइट वुड नीड स्पेसिफिक डिवाइस डेवलप्ड विद सोर्स इन माइंड। मतलब एनी न्यू सोर्स ऑफ एनर्जी, कोई जो नया एनर्जी का सोर्स है, सोर्स जो होता है, सीक टू एक्सप्लॉइट मतलब वुड नीड स्पेसिफिक डिवाइस, मतलब हमको उसके लिए किसी न किसी स्पेसिफिक डिवाइस की सीख यानी तलाश होती है चलाने के लिए, बनाने के लिए कोई नई चीज़ की, ठीक है। वी शैल नाउ लुक सम ऑफ द लेटेस्ट सोर्सेज ऑफ एनर्जी दैट वी सीक टू टैप, जिनको हमने ढूंढा है, तलाशा है। एंड द टेक्नोलॉजी डिज़ाइन टू कैप्चर एंड स्टोर एनर्जी फ्रॉम दैट सोर्स, और उस सोर्स से एनर्जी कैसे निकालते हैं वो भी हमने सीखा है। तो सबसे पहले इसमें आता है सोलर एनर्जी। बच्चों हमने अब नया सिस्टम सीखा है सन से एनर्जी लेने का, जिसको कहते हैं सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी का हम कैसे यूज़ करते हैं? द सन हैज़ बीन रेडिएटिंग एन इनॉर्मस अमाउंट ऑफ एनर्जी एट द प्रेजेंट। मतलब जो सन है वो रेडिएट कर रहा है, निकाल रहा है इनॉर्मस अमाउंट ऑफ एनर्जी एट द प्रेजेंट। मतलब आज के समय में सबसे ज़्यादा एनर्जी कौन दे रहा है? सोलर एनर्जी दे रहा है। कौन दे रहा है? सोलर या सन से हमको बहुत सारी एनर्जी मिलती है। फॉर नियरली 5 बिलियन ईयर्स एंड विल कंटिन्यू रेडिएटिंग एट दैट रेट फॉर अबाउट 5 मिलियन मोर ईयर। मतलब 5 बिलियन सालों से अभी तक वो एनर्जी देता आ रहा है हमें, और अगले 5 बिलियन सालों तक और एनर्जी देगा। ओनली ए स्मॉल पार्ट ऑफ सोलर एनर्जी रीचेज द आउटर लेयर ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर। मतलब एक छोटा सा पार्ट, बहुत ही छोटा सा हिस्सा जो है सन की एनर्जी का, वो हमारे पास पहुंचता है, ठीक है, हमारे एटमॉस्फेयर तक पहुंचता है। नियरली हाफ ऑफ इट, और उसका आधा हिस्सा जो है, इट इज़ एब्जॉर्ब्ड वाइल पासिंग थ्रू द एटमॉस्फेयर एंड द रेस्ट रीचेज द अर्थ। उसमें से आधा हिस्सा तो हमारे एटमॉस्फेयर में जो गैसेस रहती हैं वही ट्रैप कर लेती हैं, बचा हुआ जो हिस्सा है वो हमारे पास पहुंचता है अर्थ की सरफेस पर। चलिए यहाँ पर एक बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन दी है। इंडिया इज सो लकी टू रिसीव सोलर एनर्जी फॉर ग्रेटर पार्ट ऑफ द ईयर। मतलब हमारा जो देश है उसमें बहुत समय तक रोशनी सूरज की अच्छी रहती है बच्चों। इट इज़ एस्टिमेटेड दैट ड्यूरिंग अ ईयर इंडिया रिसीव द एनर्जी इक्विवेलेंट टू मोर देन 5000 ट्रिलियन किलोवाट आवर अंडर क्लियर स्काई कंडीशन। मतलब अगर आसमान साफ रहे तो इतनी एनर्जी हमको साल भर में सन से मिल जाती है। द डेली एवरेज वेरीज फ्रॉम 4 to 7 किलोवाट पर आवर पर मीटर स्क्वायर। मतलब हमको हर दिन 4 से 7 किलोवाट आवर पर मीटर स्क्वायर एनर्जी मिलती है, यानी 1 मीटर स्क्वायर को इतनी एनर्जी मिल जाती है। 1 मीटर स्क्वायर मतलब अगर 1 मीटर ऐसा चौड़ा 1 मीटर लंबा जगह देखूँ मैं तो उसमें इतनी एनर्जी हमको हर दिन मिलती है। द सोलर एनर्जी रीचिंग यूनिट एरिया एट आउटर एज ऑफ द अर्थ सरफेस exposed perpendicularly to the rays of the sun at the average distance between the sun and the earth is known as the solar constant।
क्या मतलब हो बच्चों इसको, कि जो सोलर एनर्जी है रीचिंग यूनिट एरिया एट आउटर एज, मतलब बाहरी हिस्से पर, कहाँ, अर्थ के एटमॉस्फेयर के बाहरी हिस्से पर जो सोलर एनर्जी पहुंचती है, एक्सपोज्ड परपेंडिकुलरली टू द रेज, है ना, कहाँ पर, सन की रेज जो परपेंडिकुलरली आ रही हैं, और एवरेज डिस्टेंस बिटवीन द सन एंड अर्थ इज नोन एज सोलर कांस्टेंट। तो सन और अर्थ के बीच की जो एवरेज डिस्टेंस है उसको सोलर कांस्टेंट कहा जाता है। इट इज़ एस्टिमेटेड टू बी अप्रॉक्सीमेटली 1.4 किलो जूल पर सेकेंड पर स्क्वायर मीटर होता है बच्चों। ये कांस्टेंट वैल्यू है जो हमको मिलती रहती है सन से। A black surface absorb more heat as compared to the white or reflecting surface under identical condition. Solar cooker and solar water heater use this property in their working. तो एक ब्लैक सरफेस जो होती है एब्जॉर्ब करती है मोर हीट, ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब करती है एज़ कम्पेयर टू वाइट और रिफ्लेक्टिंग सरफेस। किसी वाइट या रिफ्लेक्टिंग सरफेस से ज़्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब कर सकती है अंडर आइडेंटिकल कंडीशन। सोलर कुकर एंड सोलर वाटर हीटर यूज़ दिस प्रॉपर्टी इन देयर वर्किंग। तो सोलर कुकर और सोलर वाटर हीटर जो होते हैं वो इसी चीज़ का यूज़ करते हैं। सम सोलर कुकर अचीव अ हायर टेम्परेचर बाय यूजिंग मिरर टू फोकस द रेस ऑफ द सन। कुछ सोलर कुकर ऐसे होते हैं जो सन की एनर्जी का बहुत ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, जिसमें मिरर लगे होते हैं बच्चों, जो बहुत सारे लाइट को रिफ्लेक्ट करके एक ही जगह पर पॉइंट आउट करते हैं। सोलर कुकर आर कवर्ड विथ अ ग्लास प्लेट। सोलर कुकर जो होते हैं इनमें क्या होता है, ग्लास की प्लेट होती है, ठीक है, ये मिरर होता है, यहाँ पर एक ग्लास का प्लेट भी होता है जो एनर्जी को बाहर नहीं जाने देता है। आपने ग्रीन हाउस के बारे में सुना होगा। वी हैव लर्नड अबाउट द ग्रीन हाउस इफेक्ट, डज दिस एक्सप्लेन वाई अ ग्लास प्लेट इज़ यूज। तो आप ग्लास प्लेट का यूज़ क्यों करते हो, इसी पर्पज़ से, क्योंकि वो जो एनर्जी इसके अंदर होती है बच्चों, जैसे क्या हुआ समझिए बात को, ये ग्लास की प्लेट लगाने से क्या होगा, पहले हीट अंदर जाती है ग्लास के थ्रू लेकिन बाहर नहीं आ पाती है, ठीक है, बाहर क्यों नहीं पाती, क्योंकि उनकी वेवलेंथ थोड़ी सी चेंज हो जाती है ना। ये बड़ी क्लासेस की बातें हैं, आप बाद में देखेंगे, ठीक है, क्योंकि जो एनर्जी पहले एनर्जी सन से आती है तो ये जो बॉडी है अंदर ब्लैक कलर की वो एब्जॉर्व कर लेती है, लेकिन हर जो बॉडी हीट को एब्जॉर्व करती है वो हीट को निकालती भी है। तो जब निकालती है तो उसकी वेवलेंथ बड़ी हो जाती है और वो कांच के आर पार नहीं जा पाती, इसलिए अंदर का टेम्परेचर और ज़्यादा गर्म हो जाता है, ठीक है। तो सोलर हीटर में क्या होता है मैं एक बार समझा दूँ। सोलर कुकर में यहाँ एक बॉक्स होता है, अंदर से ब्लैक कलर का होता है, एक मिरर को ऐसा सेट करते हैं कि उस मिरर सीधी लाइट जो आती है वो तो अंदर जाती है और मिरर के ऊपर भी जो लाइट पड़ती है वो भी इसके अंदर चली जाती है। एक ग्लास जो लगा होता है वो ग्लास सन रेज को आने तो देता है लेकिन वहाँ से रिफ्लेक्टेड रेज को जाने नहीं देता है, ठीक है, इससे वो ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब कर सकता है। चलिए आगे देखते हैं इसकी। It is easy to see that these devices are useful only at certain time during the day, मतलब दिन के समय ही काम करती है। This limitation of using solar energy is overcome by using solar cell। इसको ठीक करने के लिए सोलर सेल्स भी काम आते हैं बच्चों। दैट कन्वर्ट सोलर एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिसिटी, जो सोलर एनर्जी को बिजली में बदलते हैं, इलेक्ट्रिसिटी में बदलते हैं। अ टिपिकल सोलर सेल डेवलप अ वोल्टेज ऑफ 0.5 से 1 वोल्ट एंड कैन प्रोड्यूस अबाउट 0.7 वॉट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी व्हेन एक्सपोज्ड टू द सन। A large number of solar cell are combined in an arrangement called solar cell panel। जब बहुत सारे सोलर सेल को हम एक साथ जोड़ते हैं तो वो सोलर सेल पैनल होता है। दैट कैन डिलीवर इनफ इलेक्ट्रिसिटी फॉर प्रैक्टिकल यूज़, जो कि हमारे प्रैक्टिकल यूज़ के लिए पर्याप्त लाइट बना देता है। यहाँ पर एक डायग्राम दिया हुआ है आपको सोलर सेल पैनल का, वैसे आप लोगों ने सबने देखा ही होगा, आजकल बहुत कॉमन चीज़ हो गई है। The principal advantage associated with solar cells are that they have no moving part, मतलब उनमें कोई चलने वाली चीज़ें नहीं होती हैं। Require little maintenance, कोई ज़्यादा मेंटेनेंस नहीं होता, and work quite satisfactory without the use of any focusing device, है ना, और बिना किसी चीज़ के बस इनको प्लेट को सन की लाइट में रख देते हैं तो वो उसमें से इलेक्ट्रिसिटी बनाते रहते हैं। Another advantage is that they can be set up in remote and inaccessible harmlets or very sparsely inhabited area in which
लाइंग ऑफ पावर ट्रांसमिशन लाइन में बी एक्सपेंसिव एंड नॉट कमर्शियली अवेलेबल। मतलब ये है कि डिवाइस का सबसे बड़ा बेनिफिट ये बच्चों कि जहाँ पर सपोज लाइट नहीं पहुँच पाते जिन जगहों पर, वहाँ पर भी इनको लगाया जा सकता है। ठीक है, जहाँ पर भी इलेक्ट्रिसिटी नहीं हो वहाँ पर भी इन चीज़ों को ले जाया जा सकता है, बिजली प्रोड्यूस की जा सकती है। ठीक है, कहीं पर भी इनको ले जा सकते हैं, बहुत ईजी इनका ट्रांसपोर्टेशन बहुत ईजी होता है ना। सिंपली प्लेट होती है और बैटरीज होती है, इनको कहीं पर भी आप ले जा सकते हो। सिलिकॉन विच इज़ यूज फॉर मेकिंग सोलर सेल, सबसे ज़्यादा यूज़ सिलिकॉन का करते हैं, किसके लिए? सोलर सेल बनाने के लिए। इज़ अबंडेंट इन नेचर, बहुत सारा है नेचर के अंदर, बट अवेलेबिलिटी ऑफ स्पेशल ग्रेड सिलिकॉन फॉर मेकिंग सोलर सेल इज़ लिमिटेड। लेकिन जो हमारे स्पेशल ग्रेड का सिलिकॉन होता है जिसका हम यूज़ करते हैं सोलर सेल बनाने के लिए, वो थोड़ा लिमिटेड ही होता है। द एंटायर प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इज स्टिल वेरी एक्सपेंसिव। एंटायर सेल बनाने की जो प्रोसेस है वो बहुत महंगी है। सिल्वर यूज्ड फॉर इंटरकनेक्शन ऑफ सेल्स इन द पैनल, मतलब इन सोलर पैनल्स को जोड़ने के लिए सिल्वर का यूज़ करते हैं, चांदी का। फर्दर एड्स टू द कॉस्ट, जो कि कॉस्ट को और महंगा कर देता है। इन स्पाइट ऑफ हाई कॉस्ट एंड लो एफिशिएंसी सोलर सेल्स आर यूज्ड फॉर मेनी साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल अप्लायंसेस, लेकिन फिर भी ये बहुत सारी चीज़ों में काम आते हैं। ठीक है, बहुत सारे टेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशंस में काम आते हैं, जैसे कि जो सैटेलाइट हम लोग यहाँ से भेजते हैं बच्चों, उनको इनसे बहुत अच्छे से एनर्जी मिल जाती है। आर्टिफिशियल सैटेलाइट एंड स्पेस प्रॉप्स लाइक मार्स ऑर्बिटर यूज सोलर सेल एज द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी। जो सैटेलाइट्स हम यहाँ से भेजते हैं उनमें सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल यही चीज़ें होती हैं जो हमें एनर्जी देती हैं। रेडियो और वायरलेस ट्रांसमिशन सिस्टम और टीवी रिले स्टेशंस इन रिमोट लोकेशंस यूज सोलर सेल पैनल। जो बहुत दूर तक, मतलब बहुत दूर पर कह सकते हैं ना, जैसे कि ये टीवी के स्टेशंस बनाते हैं बच्चों, ऐसी जगहों पर बनाते हैं जहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी नहीं हो, तो वहाँ पर भी ये काम कर सकते हैं, है ना। सोलर सेल उनको इतनी एनर्जी दे सकता है कि वो चल सकें। ट्रैफिक सिग्नल्स, कैलकुलेटर एंड मेनी टॉयज आर फिटेड विद सोलर सेल। बहुत सारी चीज़ों में कैलकुलेटर्स हो गए, ट्रैफिक पर सिग्नल पे आपने हमेशा देखा होगा ऊपर सोलर प्लेट्स लगी होते हैं, है ना। द सोलर सेल पैनल्स आर माउंटेड ऑन स्पेशली डिजाइन इंक्लाइंड रूफ टॉप्स सो दैट मोर सोलर एनर्जी इज इंक्लाइंड ओवर इट। मतलब इनको ऐसे इंक्लाइंडली लगाया जाता है कि इन पर ज़्यादा से ज़्यादा सन की लाइट आ सके। द डोमेस्टिक यूज ऑफ सोलर सेल इज़ हाउएवर लिमिटेड ड्यू टू इट्स हाई कॉस्ट। महंगा होने की वजह से अभी ज़्यादा यूज़ में नहीं आ रहा है, लेकिन फ्यूचर इनका बहुत ब्राइट है बच्चों, बहुत ज़्यादा इनसे हेल्प मिलेगी फ्यूचर में सोलर एनर्जी से। एनर्जी फ्रॉम द सी, द टाइडल एनर्जी ड्यू टू द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ मेनली द मून ऑन द स्पिनिंग अर्थ। मतलब घूमती हुई अर्थ पर जो मून है, जो चंद्रमा होता है बच्चों हमारा, वो उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स लगाता है। ठीक है, द लेवल ऑफ वाटर इन द सी राइज एंड फॉल, और इसकी वजह से हमारे जो सी होते हैं बच्चों, उनका जो पानी है वो कभी ऊपर आ जाता है, जब हमारा मून का जो ग्रेविटेशनल फोर्स ज़्यादा होता है तो वो पानी मून की तरफ खींचता है, मतलब पानी का लेवल ऊपर हो जाता है। और कभी जब उसका फोर्स कम होता है तो वो फॉल्स हो जाता है ना। यानी राइज और फॉल होता है, इनको टाइड्स कहते हैं बच्चों। क्या कहते हैं? टाइड्स। इफ़ यू लिव नियर द सी और एवर ट्रेवल टू सम प्लेस नियर द सी, ट्राई एंड ऑब्जर्व हाउ द सी लेवल चेंजेस ड्यूरिंग द डे। कैसे पानी का जो लेवल है वो चेंज होता है। दिस फेनोमिनन इज कॉल्ड द हाई एंड लो टाइड्स। इनको हाई और लो टाइड कहते हैं। एंड द डिफरेंस इन सी लेवल गिव्स अस टाइडल एनर्जी, और इसकी वजह से हमको क्या मिलती है? टाइडल एनर्जी मिलती है। टाइडल एनर्जी इज द हार्नेस्ड बाय कंस्ट्रक्टिंग अ डैम अक्रॉस अ नैरो ओपनिंग टू द सी। मतलब किसी समुद्र के पास एक छोटा सा डैम बनाकर कर सकते हैं आप। ठीक है। अ टर्बाइन फिक्स्ड एट द ओपनिंग ऑफ द डैम कन्वर्ट टाइडल एनर्जी टू इलेक्ट्रिसिटी। वो टाइडल एनर्जी को किस में चेंज कर सकता है? इलेक्ट्रिसिटी में। टाइडल एनर्जी मतलब बहुत सारा पानी फोर्स से आता है बच्चों, जब टाइड्स चेंज होते हैं तो वो क्या कर सकता है? हमारे टर्बाइंस को घुमाकर इलेक्ट्रिसिटी बनाने में हेल्प कर सकता है। एस यू कैन गेस द लोकेशन वेयर सच डैम्स कैन बिल्ड आर लिमिटेड, लेकिन ऐसी जगह थोड़ी सी कमी होती है। वेव एनर्जी, सिमिलरली द काइनेटिक एनर्जी possessed by huge waves near the sea shore can be trapped in similar manner। समुद्र की बड़ी बड़ी या तेज तेज लहरों का भी यूज़ हम इस तरीके से कर सकते हैं टू जनरेट द इलेक्ट्रिसिटी।
द वेव्स आर जनरेटेड बाय स्ट्रॉन्ग विंड, तेज हवाओं से बनती है, ब्लोइंग अक्रॉस द सी। वेव एनर्जी वुड बी वाइबल प्रोपोजिशन ओनली वेयर वेव्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग, ये तभी काम आ सकते हैं जब वेव्स बहुत ज़्यादा तेज होती है। अ वाइड वेराइटी ऑफ डिवाइसेस हैव बीन डेवलप्ड टू ट्रैप वेव एनर्जी फॉर रोटेशन ऑफ टर्बाइन एंड प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ऐसी बहुत सारे डिवाइसेस बना चुके हैं हम लोग जो क्या कर सकते हैं, वेव की एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करती है। नेक्स्ट इज व्हाट, ओशियन थर्मल एनर्जी। क्या है बच्चों नेक्स्ट हमारी, ओशियन थर्मल एनर्जी। द वाटर एट द सरफेस ऑफ अ सी और ओशियन इज हीटेड बाय द सन वाइल द वाटर इन द डीपर सेक्शन इज रिलेटिवली कोल्ड। मतलब ऊपर का जो वाटर होता है बच्चों वो थोड़ा सा गर्म रहता है सन की एनर्जी से, जो अंदर का है पार्ट है वो थोड़ा सा ठंडा होता है। दिस डिफरेंस इन टेम्परेचर इज एक्सप्लॉइटेड टू ऑब्टेन एनर्जी इन ओशियन थर्मल एनर्जी। इसका यूज़ कर सकते हैं हम लोग ओशियन थर्मल एनर्जी के फॉर्म में। इसके लिए ओशियन थर्मल एनर्जी प्लांट भी बनाए जाते हैं। These plants can operate if the temperature difference between the water at the surface and water at depth up to 2 किलोमीटर is 20 डिग्री सेल्सियस। मतलब अगर 2 किलोमीटर पानी अंदर और ऊपर के पानी में अगर 20 डिग्री सेल्सियस 20 डिग्री सेल्सियस का डिफरेंस है या उससे ज़्यादा है तो हम इनको चला सकते हैं। द वार्म सरफेस वाटर इज यूज्ड टू बॉयल एट वोलाटाइल लिक्विड लाइक अमोनिया एंड द वेपर्स ऑफ द लिक्विड आर देन यूज्ड टू रन द टर्बाइन ऑफ जनरेटर। और उसका यूज़ कर सकते हैं, उससे जो वेपर्स निकलेंगे उससे हम क्या कर सकते हैं, जनरेटर के टरबाइंस को घुमा सकते हैं। कुछ वोलाटाइल मटेरियल जो होते हैं वो इतने डिग्री टेम्परेचर पर बहुत गर्म हो जाते हैं बच्चों। द कोल्ड वाटर फ्रॉम द डेप्थ ऑफ ओशियन इज पम्प्ड अप एंड कंडेंस वाटर वेपर अगेन टू लिक्विड। वो जो पानी नीचे से ऊपर आता है वो ये जो वेपर बनेंगे इनको फिर से ठंडा करेगा, है ना, और वो लिक्विड जो है फिर से हीट हो सकता है। तो ये बार बार इसका यूज़ किया जा सकता है। द एनर्जी पोटेंशियल फ्रॉम द सी, टाइडल एनर्जी, वेव एनर्जी एंड ओशन थर्मल एनर्जी इज क्वाइट लार्ज, बहुत ज़्यादा है, बट एफिशिएंट कमर्शियल एक्सप्लोइटेशन इज डिफिकल्ट। लेकिन इसको निकालना थोड़ा सा अभी डिफिकल्ट हो रहा है बच्चों। जियो थर्मल एनर्जी बच्चों, जियो यानी होता है अर्थ, यानी अर्थ की हीट से, नाम से समझ में आ रहा। ड्यू टू जियोलॉजिकल चेंजेस मोल्टन रॉक फॉर्म्ड in the deeper hot region of the earth crust are pushed upward and trapped in the certain region called hot spot। मतलब क्या हुआ बच्चों कि जो हमारे अर्थ के अंदर जियोलॉजिकल कुछ चेंज होते हैं, अर्थ के अंदर कुछ चेंजेस होते हैं जिससे कि जो पिघली हुई चट्टानें हैं अंदर अर्थ के अंदर, जो डीप हॉट रीजन है अर्थ क्रस्ट के अंदर, वो ऊपर आ जाता है, ठीक है, और कुछ जगहों से निकलने लग जाता है जिसको कहते हैं हॉट स्पॉट। क्या कहते हैं, हॉट स्पॉट्स कहते हैं। मतलब वहाँ पर गर्म हवाएं, वेपर्स बहुत तेज होती हैं। व्हेन अंडरग्राउंड वाटर कम्स इन कॉन्टैक्ट विथ हॉट स्पॉट स्टीम इज जनरेटेड, तो वहाँ से स्टीम निकलती है बहुत ज़्यादा स्पीड से। समटाइम्स हॉट वाटर फ्रॉम दैट रीजन फाइंड आउटलेट द सरफेस, सच आउटलेट आर नोन एज हॉट स्प्रिंग। वहाँ से पानी भी बाहर आता है, उसको हॉट स्प्रिंग कहते हैं बच्चों। द स्टीम ट्रैप्ड इन रॉक्स इज रूटेड थ्रू अ पाइप टू अ टर्बाइन, और उनको स्टीम जो निकलती है उनको पाइप्स के थ्रू किसी टर्बाइन के पास ले जाया जाए। सो द स्टीम ट्रैप्ड इन रॉक इज राउटेड थ्रू अ पाइप टू टर्बाइन एंड यूज्ड टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। और उसका यूज़ कर सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी बनाने में। द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वुड नॉट बी मच, बहुत ज़्यादा कॉस्ट भी नहीं होगी, बट देर आर वेरी फ्यू कमर्शियल वायबल साइट, ऐसी साइट्स थोड़ी सी कमी होती है वेयर सच एनर्जी कैन बी एक्सप्लॉइटेड। There are number of power plant based on geothermal energy operated in New Zealand and United States of America। न्यूजीलैंड और अमेरिका में इस टाइप के बहुत सारे प्लांट हैं, है ना। ये डिपेंड करता है कि किस देश में कितनी ऐसी जगह है जहाँ पर ये हो सकता है। न्यूक्लियर एनर्जी, हाउ इज न्यूक्लियर एनर्जी जनरेटेड, कैसे करते हैं। इन अ प्रोसेस कॉल्ड न्यूक्लियर फ्यूजन, एक प्रोसेस होती है बच्चों जिसका नाम होता है न्यूक्लियर फ्यूजन। द न्यूक्लियस ऑफ हैवी एटम, कोई भारी एटम जो होता है उसका जो न्यूक्लियस होता है, जैसे कि यूरेनियम या प्लूटोनियम या थोरियम, ये जो एलिमेंट है आपने लेसन 5 में पढ़ाई होगा, मैंने पढ़ाया हुआ है। यूरेनियम, प्लूटोनियम और थोरियम नाम के एलिमेंट ये बहुत भारी होते हैं, इनका बहुत ज़्यादा मास होता है। व्हेन बॉम्बार्ड विथ लो एनर्जी न्यूट्रॉन, जब इनको टकराया जाता है, किससे टकराते हैं, लो एनर्जी न्यूट्रॉन से। दे कैन बी स्प्लिट अपार्ट इनटू लाइटर न्यूक्लियाई, तो वो छोटे छोटे हिस्सों में टूट जाते हैं,
व्हेन दिस इज डन, जब ये किया जाता है, अ ट्रमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज, मतलब बहुत सारी एनर्जी निकलती है, ट्रमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज्ड। If the mass of the original nuclei is just a little more than the sum of the masses of individual product, the fission of an atom of uranium, for example, produces 10 million times the energy produced by the combustion of an atom of carbon from coal। मतलब क्या हुआ बच्चों कि कोयले के एक एटम को गर्म करने से जितनी एनर्जी मिलती है उससे 1 करोड़ गुना ज़्यादा एनर्जी मिलती है किसी एक न्यूक्लियस के टूटने से। ठीक है। इन अ न्यूक्लियर रिएक्टर डिजाइंड फॉर इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन, सच न्यूक्लियर फ्यूल कैन बी पार्ट ऑफ अ सेल्फ सस्टेनिंग फ्यूजन चेन रिएक्शन दैट रिलीजेस एनर्जी एट कंट्रोल्ड रेट, जिसका हम यूज़ करते हैं एनर्जी निकालने में कंट्रोल्ड रेट से बच्चों, है ना। द रिलीज्ड एनर्जी कैन बी यूज्ड टू प्रोड्यूस स्टीम एंड फर्दर जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, मतलब जो एनर्जी न्यूक्लियर रिएक्टर से निकलती है उसको हम स्टीम बनाने में काम लेते हैं और स्टीम से वो इलेक्ट्रिसिटी बनाने में यूज़फुल होती है। हमारे यहाँ बच्चों न्यूक्लियर पावर रिएक्टर कहाँ लोकेटेड है? न्यूक्लियर पावर रिएक्टर लोकेटेड एट तारापुर महाराष्ट्र, राणा प्रताप सागर राजस्थान, कलपक्कम तमिलनाडु, नरोरा यूपी, काकरापर गुजरात एंड कायगा कर्नाटका हैव द इंस्टॉल्ड कैपेसिटी ऑफ लेस देन 3% ऑफ टोटल इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन कैपेसिटी ऑफ आवर कंट्री। मतलब ये इतने ही जो स्टेशन है ये न्यूक्लियर पावर स्टेशन है जहाँ पर न्यूक्लियर फ्यूजन से बिजली बनाई जाती है, जो हमारे देश की टोटल बिजली का 3% है। However, many industrialized countries are meeting more than 30% of their electrical power needs from nuclear reactor। लेकिन कुछ कंट्रीज़ बहुत ज़्यादा एनर्जी इनसे ले रहे हैं, लगभग 30% जो उनको टोटल ज़रूरत है उसका 30% न्यूक्लियर रिएक्टर से ही ले रहे हैं। चलिए, द मेजर हजार्ड्स ऑफ न्यूक्लियर पावर स्टेशन या जनरेशन इज द स्टोरेज एंड डिस्पोजल ऑफ स्पेंट ऑफ यूज्ड फ्यूल। मतलब जो फ्यूल यूज्ड हो जाता है उसको स्टोर करना बहुत मुश्किल है, बहुत उसमें से रेडिएशन निकलती है। द यूरेनियम स्टिल डिकेइंग इनटू हार्मफुल सब एटॉमिक पार्टिकल, या उसमें से रेडिएशंस निकलती रहती हैं। इम्प्रॉपर न्यूक्लियर वेस्ट स्टोरेज एंड डिस्पोजल रिजल्ट इन एनवायरमेंटल कॉन्टेमिनेशन। मतलब अगर हम इसको सही से डिस्पोज नहीं करें तो ये हमारे लिए काफ़ी नुकसानदायक हो सकता है। फर्दर देयर इज़ अ रिस्क ऑफ एक्सीडेंटल लीकेज ऑफ न्यूक्लियर रेडिएशन, और अगर न्यूक्लियर रेडिएशन लीकेज हो जाता है बच्चों, सो द हाई कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलेशन ऑफ न्यूक्लियर पावर प्लांट, मतलब इसको बनाने में बहुत ज़्यादा पैसा लगता है। हाई रिस्क ऑफ एनवायरमेंटल कॉन्टेमिनेशन एंड लिमिटेड अवेलेबिलिटी ऑफ यूरेनियम, और यूरेनियम की अवेलेबिलिटी भी बहुत कम है। मेक्स लार्ज स्केल यूज़ ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी प्रोहिबिटिव, मतलब ज़्यादा इसका यूज़ नहीं किया जा सकता है इन वजहों से। न्यूक्लियर एनर्जी वॉज फर्स्ट यूज्ड फॉर डिस्ट्रक्टिव पर्पज, सबसे पहले इसका यूज़ किया था गलत काम के लिए, डिस्ट्रक्शन के लिए। न्यूक्लियर पावर स्टेशन वर डिज़ाइन, द फंडामेंटल फिजिक्स ऑफ द फिजन चेन रिएक्शन इन न्यूक्लियर वेपन इज सिमिलर टू द फिजिक्स ऑफ कंट्रोल्ड न्यूक्लियर रिएक्टर। मतलब एक ही तरीका है कंट्रोल्ड अनकंट्रोल को करने का, बट द टू टाइप्स ऑफ डिवाइस आर इंजीनियर्ड क्वाइट डिफरेंटली। मतलब दोनों की डिवाइसेस थोड़ी सी अलग अलग होती हैं। करेंटली ऑल कमर्शियल न्यूक्लियर रिएक्टर आर बेस्ड ऑन न्यूक्लियर फ्यूजन। मतलब बच्चों हमारे यहाँ जो आज के टाइम में जो चल रहे हैं न्यूक्लियर रिएक्टर वो कैसे हैं, वो न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन पर बेस्ड होते हैं। बट देयर इज़ अनदर पॉसिबिलिटी ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी जनरेशन बाय सेफर प्रोसेस कॉल्ड न्यूक्लियर फ्यूजन। न्यूक्लियर एनर्जी को जनरेट करने का एक और तरीका होता है न्यूक्लियर फ्यूजन। फ्यूजन्स मीन्स जॉइनिंग लाइटर न्यूक्लियाई टू मेक अ हेवियर न्यूक्लियाई। मतलब लाइटर यानी हल्के न्यूक्लियस को जोड़कर बड़ा या हेवी न्यूक्लियस बनाना, है ना, इसको कहते हैं फ्यूजन। मोस्ट कॉमनली हाइड्रोजन और हाइड्रोजन आइसोटोप्स टू क्रिएट हीलियम सच एज, मतलब हाइड्रोजन न्यूक्लियस का यूज़ करके हीलियम बनाना, इसका एक बहुत ही कॉमन एग्जांपल है। 2H + 2H, है ना, से बनता है 3He प्लस एक न्यूट्रॉन, है ना, ये किस चीज़ का एग्जांपल है?
फ्यूज़न का, 2 हाइड्रोजन के एटम फ्यूज़ होके हीलियम बना रहे हैं। इट रिलीजेस अ ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी अकॉर्डिंग टू द आइंस्टीन इक्वेशन एज द मास ऑफ प्रोडक्ट इज लिटिल लेस देन द सम ऑफ द मासेस ऑफ ओरिजिनल इंडिविजुअल न्यूक्लियाई। ठीक है, उनने क्या बोला, मास ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ लिटिल लेस, मतलब जो प्रोडक्ट का जो मास है वो ओरिजिनल जो अलग अलग मासेस थे, जैसे इन दोनों के मास का जो है वो इससे अगर स्मॉलर है ना, तो जितना मास कम हो रहा है, ठीक है, तो वो ही एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। सच न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शंस आर द सोर्स ऑफ एनर्जी इन द सन एंड अदर स्टार्स। मतलब सन और दूसरे स्टार्स हैं वही क्या होती है, एनर्जी का सोर्स होती है। कहने का मतलब बच्चों, ये जो 2 न्यूक्लियस हैं ये मिलते हैं अलग अलग, मिलके बड़ा न्यूक्लियस बनाते हैं, तो इन दोनों का जो मास है वो इसके मास से कैसा होता है, ज़्यादा होता है। यानी जो बनता है तो मास कम हो जाता है, जब मास कम हो रहा है तो वो मास जा कहाँ रहा है, तो वो मास एनर्जी में बदल रहा है, वो कन्वर्ट हो रहा है एनर्जी में। ठीक है, सच न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन आर द सोर्स ऑफ एनर्जी इन द सन एंड अदर स्टार। वही जो न्यूक्लियर रिएक्शन है वो सन और दूसरे स्टार में एनर्जी का सोर्स बनती है। इट टेक्स कंसिडरेबल एनर्जी टू फोर्स द न्यूक्लियाई टू फ्यूज। वही एनर्जी है जो न्यूक्लियाई को एक दूसरे से मिलने पर मजबूर करती है या उनको पास लाती है, न्यूक्लियस को फ्यूज़ करती है। द कंडीशन नीडेड फॉर दिस प्रोसेस आर एक्सट्रीम, बहुत वैसी कंडीशन होती है एक्सट्रीम कंडीशन, मिलियंस ऑफ डिग्रीज ऑफ टेम्परेचर एंड मिलियंस ऑफ पास्कल्स ऑफ प्रेशर। बहुत ज़्यादा लगता है बच्चों इसके अंदर, टेम्परेचर और प्रेशर बहुत हाई चाहिए इसमें। द हाइड्रोजन बॉम्ब इज बेस्ड ऑन थर्मोन्यूक्लियर फ्यूजन। हाइड्रोजन बॉम्ब जो बनाया गया है बच्चों, एक एटम बॉम्ब होता है जो न्यूक्लियर फ्यूजन पर डिपेंड करता है। बड़ा न्यूक्लियस टूटता है छोटों में तो फ्यूजन होता है, ये जो हाइड्रोजन बॉम्ब है फ्यूजन पर डिपेंड करता है। अ न्यूक्लियर बॉम्ब बेस्ड ऑन द फ्यूजन इज ऑफ यूरेनियम और प्लूटोनियम इज बेस्ड एट द कोर ऑफ हाइड्रोजन बॉम्ब। ये हाइड्रोजन बॉम्ब का सबसे मेन पार्ट होता है कि फ्यूजन होता है यूरेनियम का या प्लूटोनियम का। दिस न्यूक्लियर बॉम्ब इज एम्बेडेड इन अ सब्सटेंस विच कंटेन्स ड्यूटेरियम एंड लिथियम। कहाँ ये जो न्यूक्लियर बॉम्ब है वो कहाँ लगाया जाता है, ड्यूटेरियम या लिथियम के एक प्लेस होता है वहाँ पर जहाँ पर ड्यूटेरियम या लिथियम रखा होता है। When the nuclear bomb based on fission is detonated, the temperature of substance is raised 10 to the power 7 Kelvin in a few microsecond। मतलब कुछ ही देर में टेम्परेचर इतना हाई हो जाता है न्यूक्लियर बॉम्ब के फटने से। The high temperature generates sufficient energy for the light nuclei to fuse and devastating amount of energy is released। और उससे फिर क्या होता है, जो हल्के न्यूक्लियस है उनको भारी न्यूक्लियस में चेंज करते हैं, हैवी न्यूक्लियस में चेंज करते हैं और उससे एक और ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी रिलीज होती है। इसलिए हाइड्रोजन बॉम्ब हमेशा एटम बॉम्ब से ज़्यादा खतरनाक होता है। चलिए बच्चों, वैसे तो ये जो बॉम्ब्स हैं बहुत ही ख़राब होते हैं ना, ह्यूमन काइंड को डिस्ट्रॉय करने के लिए, तो इनको यूज़ करना ही नहीं चाहिए। ये क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों। What kind of mirror, concave, convex or plane would be best suited for the use in a solar cooker and why? क्यों होता है, तो बच्चों हमें सोलर कुकर में करना क्या होता है, हमको सारी लाइट को एक जगह इकट्ठा करना होता है। इसके लिए हमारे पास कौन सा होता है बच्चों, ठीक है, सो प्लेन मिरर बिकॉज इट स्प्रेड्स सोलर रेडिएशन यूनिफॉर्मली ओवर ईच पार्ट ऑफ द कुकर आफ्टर रिफ्लेक्शन। तो यहाँ पर किस चीज़ का यूज़ किया जा रहा है बच्चों, यहाँ पर यूज़ किया जा रहा है प्लेन मिरर का। ठीक है, क्यों करते हैं, क्योंकि ये सोलर रेडिएशन को एक जैसा यूनिफॉर्मली सब जगह फैलाता है इसलिए। वॉट आर द लिमिटेशन ऑफ द एनर्जी दैट कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम ओशियन। ओशियन से जो एनर्जी उसकी कुछ लिमिटेशन है, बिल्कुल है। द एनर्जी दैट कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम ओशियन एज टाइडल एनर्जी और वेव एनर्जी और ओशियन थर्मल एनर्जी has quite large energy potential but there is are many difficulties arises in exploitation the potential commercial। तो बहुत सारी दिक्कतें ये आती है कि उसको निकालना आसान नहीं होता है। ठीक है, ये इजीली नहीं मिल पाती है। जियोथर्मल एनर्जी क्या होती है, व्हाट इज द जियोथर्मल एनर्जी, सो व्हेन अंडरग्राउंड वाटर कम्स इन कॉन्टैक्ट विथ हॉट स्पॉट स्टीम इज जनरेटेड विच फाइंड आउटलेट एट द सरफेस विच
Outlet are known as hot springs, which is a source of energy and can be used to generate electricity. This energy is called geothermal. मतलब समझाता हूँ आपको, मतलब क्या बोला, when underground water comes in contact, मतलब अंदर का जो पानी होता है वो अर्थ के अंदर क्या होता है बच्चों, अर्थ के अंदर बहुत सारी गर्म लावा है, रॉक्स हैं, अगर उनके कांटेक्ट में आ जाए तो वो एनर्जी लेकर वो पानी जो अंदर है हॉट ठंडा रहता है वो गर्म हो जाता है और किसी न किसी जगह से निकलने लग जाता है। इनको कहते हैं हॉट स्प्रिंग। क्या कहते हैं? हॉट स्प्रिंग। वहाँ से झरना आता है लेकिन गर्म पानी का आता है। कैसा आता है? हॉट वाटर का। ठीक है, जिसको हम यूज़ कर सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए। तो यही होती है जियोथर्मल, अर्थ के अंदर से आने वाली एनर्जी। व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी? न्यूक्लियर एनर्जी कैन बी यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। इट कैन बी यूज फॉर ऑपरेटिंग सबमरीन को चलाने में काम आ सकती है। इट इज़ यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। इट इज़ यूज्ड इन एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज में हो सकता है। डज नॉट प्रोड्यूस ग्लोबल वार्मिंग गैसेस। ये ग्लोबल वार्मिंग गैसेस को प्रोड्यूस नहीं करती है। चलिए स्टूडेंट आगे देखते हैं इन्वायरमेंटल कॉन्सिक्वेंसेस। क्या होता है इन्वायरमेंटल कॉन्सिक्वेंसेस? वी हैव स्टडीड वेरियस सोर्सेज ऑफ एनर्जी इन द प्रीवियस सेक्शन। हमने बहुत सारे एनर्जी सोर्सेज के बारे में बात करी है अभी। एक्सप्लॉइटिंग एनी सोर्स ऑफ एनर्जी डिस्टर्ब द एनवायरमेंटल इन सम वे और द अदर। मतलब जब आप एनर्जी इनसे लेना स्टार्ट करते हैं या लेना चालू करते हैं तो क्या होता है, हमारे एनवायरमेंट को बहुत प्रॉब्लम्स होती है बच्चों इससे, है ना कहीं इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचाते हैं। इन एनी गिवन सिचुएशन द सोर्स वी would choose depend on the factors such as ease of extracting energy from that source। क्या आप किसी सोर्स से कितनी एनर्जी ले रहे हो। ईज ऑफ एक्सट्रैक्टिंग एनर्जी मतलब किसी सोर्स से कितनी एनर्जी निकाल रहे हो, इस पर डिपेंड करता है। द इकोनॉमिक्स ऑफ एक्सट्रैक्टिंग एनर्जी फ्रॉम द सोर्स। द एफिशिएंसी ऑफ टेक्नोलॉजी अवेलेबल, कौन सी टेक्नोलॉजी का आप यूज़ कर रहे हैं। इन्वायरमेंटल डैमेज, इन्वायरमेंट को वो कितना नुकसान पहुंचा रहा है। दैट विल बी कॉज्ड बाय यूजिंग दैट सोर्स, और उस सोर्स का यूज़ करने पर एनवायरमेंट को कितना नुकसान हो रहा है ये भी देखना होता है। दो वी टॉक ऑफ क्लीन फ्यूल लाइक CNG, इट वुड बी मोर एग्जैक्ट टू से दैट अ पर्टिकुलर सोर्स इज क्लीनर देन द अदर। तब हम बात कर सकते हैं कौन सा सोर्स दूसरे से कितना ठीक है। वी हैव ऑलरेडी सीन इन बर्निंग फॉसिल फ्यूल कॉजेज एयर पॉल्यूशन। हमने देख लिया कि फॉसिल फ्यूल को जलाना, पेट्रोल डीजल इनको जलाने से एयर का पॉल्यूशन हो रहा है। इन सम केसेस द एक्चुअल ऑपरेशन ऑफ डिवाइस लाइक द सोलर सेल में बी पॉल्यूशन फ्री। सोलर सेल पॉल्यूशन फ्री होता है, बट असेंबली ऑफ द डिवाइस वुड हैव कॉज्ड सम इन्वायरमेंटल डैमेज। लेकिन क्या हुआ, असेंबली ऑफ द डिवाइस, असेंबली मतलब जो सोलर सेल बनाने के लिए चीज़ें हम यूज़ करते हैं वो कहीं ना कहीं हमारे एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचाती हैं। रिसर्चेस कंटिन्यूज इन दीज एरियाज टू प्रोड्यूस लॉन्गर लास्टिंग डिवाइस दैट विल कॉज लेस डैमेज थ्रू आउट देयर लाइफ। तो हम अभी भी इन चीज़ों की खोज में लगे हैं कि जो हमको कम से कम डैमेज करें। कैन एनी सोर्स ऑफ एनर्जी बी पॉल्यूशन फ्री, वाई और वाई नॉट? क्या ऐसा हो सकता है? तो हम इसमें लिख सकते हैं यस द डिवाइस ऑफ सोलर सेल इज पॉल्यूशन फ्री, बट इट मे बी दैट इन द कॉम्बिनेशन ऑफ सोलर सेल डिवाइस हैज़ हार्म्ड द एनवायरमेंट। अनदर पॉल्यूशन फ्री सोर्स ऑफ एनर्जी इज हाइड्रोजन बिकॉज इट प्रोड्यूस वाटर वेपर ऑन कंबशन विच इज़ पॉल्यूशन फ्री। और हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन जब जलता है तो वाटर की वेपर निकलती है खाली, तो वो भी हमारे लिए अच्छी होती है, तो ये भी पॉल्यूशन फ्री है। हाइड्रोजन has been used as rocket fuel. Would you consider it as a cleaner fuel than CNG? Why or why not? Yes, हाइड्रोजन जो है वो CNG से भी ज़्यादा क्लीनर होता है। We would consider hydrogen a cleaner fuel than CNG because it produces water vapor on combustion। क्योंकि जलने पर हाइड्रोजन क्या देता है, पानी की बूंदें देता है, वाटर वेपर्स देता है, विच इज़ टोटली पॉल्यूशन फ्री, जो तो टोटल ही पॉल्यूशन से बिल्कुल फ्री होती हैं। While CNG on combustion producing carbon dioxide and carbon monoxide gases which creates air pollution। जबकि CNG जब जलती है तो क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है बच्चों और कार्बन मोनोऑक्साइड, जो कि हमारे एयर को पोल्यूट करती है। हाउ लॉन्ग विल एन एनर्जी सोर्स लास्ट अस? कोई एनर्जी का सोर्स हमारे पास कितने समय तक रुकेगा, इसकी बात कर लेते हैं। वी सॉ अर्लियर दैट वी कैन नॉट डिपेंड ऑन द फॉसिल फ्यूल फॉर मच लॉन्गर। हम ज़्यादा समय तक फॉसिल फ्यूल पर डिपेंड नहीं रहेंगे।
Such sources that will get depleted someday are said to be exhaustible, मतलब वो ऐसे सोर्स हैं जो कभी ना कभी ख़त्म हो जाएंगे एक दिन, इनको एग्जॉस्टिबल सोर्स कहते हैं या नॉन रिन्यूएबल सोर्स भी कहते हैं. ऑन दी अदर हैंड, इफ़ वी मैनेज बायोमास by replacing the trees, we cut down the firewood, we can be assured a constant supply of energy at particular rate. अगर हम रिन्यूएबल सोर्स की बात करें, जैसे कि बायोमास की बात करें, है ना, रिप्लेसिंग ट्रीज वी कट, मतलब जितने पेड़ हम काटते हैं उतने ही पेड़ अगर अपन लगाते भी जाएं तो फायरवुड मिलता जाएगा, लकड़ी भी मिलती जाएगी. ठीक है, तो एक कांस्टेंट सप्लाई हो सकता है एनर्जी का, है ना. कांस्टेंट सप्लाई मतलब बेटर भी हो सकता है. सच एनर्जी सोर्सेज दैट कैन बी रीजनरेट आर कॉल्ड रिन्यूएबल. जो सोर्सेज बार बार बन सकते हैं वो रिन्यू हो सकते हैं, वो रिन्यूएबल सोर्स हो सकते हैं. जैसे कि बायोमास कैसा सोर्स है, रिन्यूएबल. लेकिन एग्जॉस्टिबल सोर्स कौन है, जो आसानी से नहीं बनता, जैसे फॉसिल फ्यूल लाखों सालों में जाके बनते हैं कहीं. ठीक है, रिन्यूएबल एनर्जी इज अवेलेबल in our natural environment in form of some continuing or repetitive currents of energy, or is stored in such large underground reservoir that the rate of depletion of the reservoir because of extraction of usable energy is practically negligible. तो क्या कहा उन्होंने कि रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स जो है हमारे नेचर में अवेलेबल है बच्चों, इन द फॉर्म ऑफ कंटिन्यूइंग और रिपीटिव करंट ऑफ एनर्जी. किस तरीके से, रिपीटिव करंट ऑफ एनर्जी के फॉर्म में. कैसे रिपीटिव, मतलब बार बार हमको मिलते रहते हैं. और इज स्टोर्ड इन सच लार्ज अंडरग्राउंड रेजरवेयर, या दैट द रेट ऑफ डिप्लीशन ऑफ रेजरवेयर बिकॉज ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ यूजेबल एनर्जी इज प्रैक्टिकली नेग्लिजिबल. और हम इनको यूज जो कर पा रहे हैं वो थोड़ा बहुत कम ही कर पा रहे हैं, बहुत मुश्किल से कर पा रहे हैं. स्टूडेंट यहाँ पर 2 क्वेश्चन और दिए नीचे, इनको और बता दूं मैं आपको. दीज 2, नेम 2 एनर्जी सोर्सेस दैट यू वुड कंसिडर टू बी रिन्यूएबल. द रिन्यूएबल 2 एनर्जी सोर्सेस आर बायोमास और सोलर एनर्जी, बिकॉज दीज आर इनएग्जॉस्टिबल, वो खत्म नहीं होंगे. बायोगैस प्रोड्यूस बाय बायोमास विच इज कंटिन्यूसली एंड अबंडेंटली अवेलेबल, एंड सन विल रिमेन शाइनिंग एंड विल प्रोड्यूस एनर्जी फॉर मिलियंस ऑफ ईयर, बहुत सालों तक करता रहेगा. Give the name of 2 energy sources that you would consider to be exhaustible. The energy sources which are considered to be exhaustible are coal. Exhaustible कौन है, कोल है, पेट्रोलियम है, because both of these sources are produced in millions of years by the remains of plant and animal. मतलब कोल पेट्रोलियम को ऐसा क्यों बोला जाता है, क्योंकि ये बहुत सालों में बनते हैं बच्चों, मिलियंस ऑफ ईयर में. और ये बनते तब है जब प्लांट और एनिमल बरीड अंडर अर्थ, मतलब पृथ्वी के अंदर दब जाते हैं, जब टेम्परेचर बहुत हाई होता है, प्रेशर बहुत बढ़ जाता है. एंड आर नॉट रिन्यूएबल इजीली, और आसानी से रिन्यू नहीं होते हैं. देयर स्टॉक इन नेचर इज लिमिटेड, स्टॉक भी ज़्यादा नहीं है. एंड आवर रिक्वायरमेंट इंक्रीज डे बाय डे, हमारी रिक्वायरमेंट दिन ब दिन बढ़ती जा रही है बच्चों. क्लियर है. तो आई थिंक आज के लिए इतना ही. नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको इसका कंप्लीट क्वेश्चन आंसर बताऊँगा, और कुछ MCQs जो एग्ज़ाम पर्पज़ से मैंने तैयार किए हैं वो भी आप लोगों के लिए दिखाऊंगा बच्चों.